गाइस पूरा साल निकल गया, क्या हमने थ्योरी पढ़ी? नहीं सर, प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंट्स का, तो आज एक क्लास डेडिकेटेड टू थ्योरी। ठीक है, बनती है, देखो एक तो बनती है, पूरे साल में एक क्लास तो बनती है। मैं बहुत तेजी से बोलने वाला हूं, तो आपने एक बार सुन लिया तो सुन लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो रिपीट नहीं करूंगा तो आपका फोकस भी रहेगा। ठीक है सर, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, मैंने नहीं सुना, मैं फोन चला रहा था। कार्तिक भाई, आई डोंट केयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इधर सामने देखे, बात सिर्फ एक बार बोली जाएगी, आपने सुन ली, सुन ली, आपसे निकल गई, निकल गई। बात इतनी है कि मैं 70-80 पेजेस बोलने वाला हूं, काम की बातें। तो अगर तुमने सुन ली 2 मिनट लगा के, मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन से सुन ली तो सुन ली, अगर ये 2 मिनट तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मतलब वो हर 2 मिनट के आगे इसमें आपको 2 घंटे खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन, 2 घंटे की बाद की मेहनत, तो सोच लो। ठीक है, सामने देखिए फटाफट, मैं कह रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, बोलूंगा पूरा, लिखूंगा शॉर्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसके अंदर क्या क्या आता है सर? इसके अंदर आती है बैलेंस शीट, इसके अंदर आता है पीएनएल, इसके अंदर आता है नोट्स टू अकाउंट्स, और इसके अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, फटाफट बोलो? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई मेरी पोजीशन स्टेटमेंट। क्या हो गई? बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट। पीएनएल हो गया मेरा इनकम स्टेटमेंट। सर क्या है नोट्स टू अकाउंट्स? मैंने कहा बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम की डिटेल्ड इन्फो आपको कहां मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट्स में। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने सबने कर ही रखा है, ओए आईए एफए तीनों का नेट ऐड करो, ओपनिंग हो जाएगा टैली क्लोजिंग से, दैट्स आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कहां पे दिखाई जाती है? मैंने कहा एक टर्म आती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में 3 कंटेंट होते हैं। हाँ जी, एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले आती है डायरेक्टर रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आया? डायरेक्टर रिपोर्ट। सेकेंड चीज आ रही है ऑडिट रिपोर्ट, एंड थर्ड चीज आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? अब फटाफट एक बार बोलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? बैलेंस शीट, जिसको बोला गया है पोजीशन स्टेटमेंट। सेकेंड, पीएनएल, जिसको बोला गया है इनकम स्टेटमेंट। तीसरा, नोट्स टू अकाउंट, जो बैलेंस शीट और पीएनएल की आइटम्स का डिटेल्स इनसाइड देगा कि अगर तुमने कैपिटल लिखी है तो ऑथराइज इतनी, रिशूड इतनी, सब्सक्राइब इतनी। याद आया? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पूरा मांगा पूरा मिला, वो सब सिनेरियो में। ठीक है, तो बैलेंस शीट और पीएनएल की डिटेल्ड अगर आपको इनसाइट चाहिए तो नोट्स टू अकाउंट्स, और लास्ट में क्या आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे, कौन सी रिपोर्ट में शो हो रही है? ऑडिट रिपोर्ट नहीं, एनुअल रिपोर्ट। कहां पे शो हो रही है? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में और भी चीज आ रही है। पहली चीज डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सर डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या लिख रहा है डायरेक्टर? डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है। सर डायरेक्टर कौन है? जो बिजनेस को डायरेक्शन देता है, जो बिजनेस को गवर्न कर रहा है, स्टीयर कर रहा है कि हाँ भैया बिजनेस इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरीके से हम इस बिजनेस को स्टीयर कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। ये चीजें हमारी, ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस हैं, ये सब चीजें डायरेक्टर रिपोर्ट में ये सब बातें आ गई। ठीक है, डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि बिजनेस में मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हमारी इंटरनल डिस्कशंस वगैरह क्या रही, वो सब आ गया। सेकंड चीज क्या आई? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट कौन करता है? सीए करता है ऑडिट। सीए क्या ओपिनियन देता है? इन माय ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी, अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या अकाउंट्स को करेक्ट बोला जा सकता है? क्यों नहीं बोला जा सकता करेक्ट? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट। आप सब अपना अपना एस्टिमेट लगा रहे हो, इस बारे में बात होगी। एक बंदा कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ 10%, दूसरा बंदा कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ 20%, तीसरा बंदा कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ 40%, कोई कह रहा है 60% लगाओ। आपका अपने अपने ओपिनियन से क्या रिजल्ट वेरी कर रहा है। तो ऑडिटर अकाउंटिंग को करेक्ट नहीं बोल सकता, फेयर बोल सकता है कि भैया तुम्हारा एस्टिमेट ठीक ठाक लग रहा है, इट साउंड्स फेयर। करेक्ट नहीं बोला जा सकता। ठीक है, उसके कुछ इंटरनल लिमिटेशंस है कि एस्टिमेट्स बहुत सारे इन्वॉल्व है। ठीक है, एस्टिमेट एज टू प्रोविजन, एस्टिमेट एज टू डेप्रिसिएशन, ये बात समझ में आई? तो ऑडिट रिपोर्ट में उसने बता दिया कि हाँ भैया मेरे ओपिनियन से सब ट्रू एंड फेयर है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ गया? अगेन
बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट, P&L, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स फॉर डिटेल इनसाइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फटाफट देखें, आपकी तीसरी बुक, थोड़ा पुराना एडिशन, ठीक है, नया वाला मिल नहीं रहा था, आपकी तीसरी बुक और उसका पहले चैप्टर का पहला पेज, कोई दिक्कत? इधर साथ देंगे मेरा, आपकी तीसरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहले चैप्टर का पहला पेज देखें फटाफट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आ गया? जिसको बोला गया पोजीशन स्टेटमेंट, क्या आ गया? क्या बोला गया? क्या आ गया? क्या दे रहे हैं? डिटेल्स। क्या आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। डेफिनेशंस बकवास, कुछ नहीं। आगे बढ़े, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में क्या आ रहा है? रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें वो क्या बता रहा है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्कशंस क्या रहे हैं। सेकंड चीज क्या आ गई? ऑडिट रिपोर्ट, जो ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को बता रही है इन आवर ओपिनियन दैट ऑडिट इज ट्रू एंड फेयर। तीसरी चीज क्या? उसमें वो चार चीजें आ गई जो भी हमने पढ़ी थी। आगे बढ़ रहे, ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब इसने बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के बारे में बताया था हमें, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया था कि इतना डिविडेंड देना है, फिर एजीएम में डिक्लेयर होता है, शो ऑफ हैंड से अप्रूव होता है, पेबल बन के पे होता है। कोई पेबल की एंट्री बता दो। बहुत बढ़िया, P&L एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल। डिविडेंड क्या है? इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? P&L की डेबिट साइड, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। 11वीं के कॉन्सेप्ट हैं, और कहीं ना कहीं जब मैंने बैड डेट प्रोविजन की वीडियो भेजी तो उसमें भी कुछ चीजें हैं। अगर तुम बोलोगे तो प्रोविजन रिजर्व की भी भेज दे दो, वो बहुत प्यारी वीडियो, उसको देखो, 1 घंटे की है, 2x पे लगाओ, 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। सच बता रहा हूं, तुम्हें ऐसा इंसाइट मिलेगा जो तुम्हें पता ही नहीं था। वो 30 मिनट इन्वेस्ट करने बनते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपने 11वीं में वो चीज नहीं पढ़ी होगी, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े तो है ना। वो बैड डेट्स प्रोविजन वाली बात, इतना प्रोविजन सेट असाइड किया था, और वो 12th के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको याद है, वो 12th में हमने रिवैल्यूएशन के टाइम पे बैड डेट्स प्रोविजन वाली चीजें करी हैं, वो रेलेवेंट है। तो प्लीज 30 मिनट उस वीडियो पे जरूर इन्वेस्ट करें, जिसमें मैंने अलग से थंबनेल लगाया हुआ है येलो कलर का, बैड डेट प्रोविजन। चले आगे बढ़ रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, ऑडिट रिपोर्ट आ गया। गाइस अब मैं एक एक आइटम को पकड़ रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली आइटम आपके सामने क्या आ गई? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बेसिकली मतलब अब इन सारी आइटम्स को पकड़ना है एक बार को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ रहे हैं? बैलेंस शीट। मैंने कहा बैलेंस शीट में गिनती की 3 आइटम है भाई साहब, बैलेंस शीट में गिनती की 3 आइटम है। इधर आ रहे हैं सारे एसेट्स, इधर आ रही है इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड जो उसमें आ गया, और इधर आ रहा है मेरा डेट, मान लो लायबिलिटी, मान लो डेट, लायबिलिटी बोल दो, नॉन करंट करंट सब आ गया, ठीक है। बैलेंस शीट को 3 पार्ट्स में तोड़ा, दिस इज माय एसेट्स, और लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर एसेट्स का फर्दर बाइफिकेशन, नॉन करंट करंट, लायबिलिटीज का फर्दर बाइफिकेशन, नॉन करंट करंट। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। बैलेंस शीट की एसेट साइड, एसेट्स में आ गए नॉन करंट एसेट्स विच आर योर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट, आपको वेल पता है, रेशियोज हम कर चुके हैं। लायबिलिटी साइड में आए तो 2 कैटेगरीज बना रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड लायबिलिटी मींस नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और फिर करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत अभी तक? बैलेंस शीट को 3 आइटम्स में तोड़ा गया, एसेट्स, नॉन करंट करंट, इस तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटी मींस नॉन करंट करंट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि टी शेप की बैलेंस शीट नहीं चलेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सर कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, बना लो टी शेप बैलेंस शीट। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर रहे हो, बना लो टी शेप बैलेंस शीट। बट इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, देन यू हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले 1956 था। मैं अपना दुख शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा। 2013 में मैंने सीए का अटेम्प्ट दिया था, सीए फाइनल, और इसी साल कंपनीज एक्ट 2013 आया था। तो हमें बोला गया 1956 वाला और 2013 वाला दोनों पढ़ के आओ। और इसमें
इन एक्ट्स में इसमें कम से कम नहीं तो 400-500 सेक्शंस थे, समझ रहे हो सेक्शंस? जैसे तुम्हें तो 2-3 पता है, सेक्शन 37 लाल बाल पाल, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम्हें तो एक दो पता है। यहाँ पे लगभग 400-500 सेक्शन थे, यहाँ पे 300 थे, और दोनों एक्ट पढ़ने पड़ गए थे। ऐसा हादसा हो जाता है कभी कभी जिंदगी में। हाँ भाई हो गया था नवंबर 13 अरे मतलब हो गया ना, तू चिल मार, तू ज्यादा क्यों गिनवा रहा है, अगले में हो गया था ना, सबको बता दे। कह रहा है एक तो गड़बड़ हुआ था, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो 1956 और 2013 दोनों पढ़ने पड़ गए थे। उसके बाद तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 13 ही अडॉप्ट कर लिया था। तो सर कंपनीज एक्ट 13 ने क्या फॉर्मेट बताया बैलेंस शीट और पीएनएल का? हाँ बिल्कुल, और इसका एमसीक्यू आ जाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब किया? तो इन दोनों का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 3 में। ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट कि बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी, पीएनएल ऐसा दिखेगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहे हो, टी शेप बना लो। पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर रहे हो, टी शेप बना लो। इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी देन कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने शेड्यूल 3 में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा कि बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी, पीएनएल ऐसा। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का एंड शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में पीएनएल का। एमसीक्यू आ गया अभी रिसेंटली, एक दो मतलब बोर्ड एग्जाम पहले ही एमसीक्यू आ गया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब है। देखो उसने ऑप्शन क्या दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब है? शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 2 पार्ट 1, शेड्यूल 2 पार्ट 2। कंफ्यूज कर दिया, अब तुम्हें पता होना चाहिए था। अगर तुम्हें बिल्कुल स्पेसिफिकली पता होता तो तुम बता पाते। तो शेड्यूल 3 ने बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करे, उसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट का, पार्ट 2 में पीएनएल का। ऐसे याद कैसे रखे कि 1 में बैलेंस शीट और 2 में पीएनएल? पहले याद रखो कि बैलेंस शीट को प्रायोरिटी दो, पहले बैलेंस शीट फिर पीएनएल। तो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पीएनएल पार्ट 2। फटाफट बताएंगे। हाँ जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और पीएनएल का शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मैं आपके वो छुट जो नंबर होते हैं वो बचाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, जो हम इग्नोर कर देते हैं। घर पे तुम पढ़ते ही है, बता दो। हाँ तुम पता है मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, तो सर फटाफट बता दो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या चेंज आया। मैंने कहा कुछ नहीं है, ये सरदर्द लायबिलिटीज को उठा के सर पे रख लो। तो क्या लायबिलिटीज अब यहां शो होंगी? ठीक है, फॉर्मेट देखें। हाँ जी, फॉर्मेट देख रहे हैं आराम से हम बैलेंस शीट का। देखो उन्होंने ये बात यहां लिखी है, बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत? देखें फटाफट। हाँ जी, लायबिलिटी साइड में क्या क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी सब साथ है। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स में भी बाद में आते हैं, पहले लायबिलिटीज पे फोकस किया गया। क्या आ रही है हेडिंग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी में क्या आ रहा है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सारे रिजर्व सारे सरप्लस आ गए। यकीन मानो हर एक आइटम को अगले पेज में एक्सप्लेन किया गया है। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन इररिलेवेंट है, हमें बस पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पक्का है, 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हेडिंग सब हेडिंग का। और मैं बता रहा हूं 4 में से 2 तो सबके पक्के हैं। सर क्यों? आप सब हेड बनाने में शायद गलती कर दो, आप हेडिंग में गलती नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हेडिंग है ही कितनी, हेडिंग है ही कितनी? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये हेड्स है, ये इधर हेडिंग है। और इधर क्या है? नॉन करंट करंट। अब इसमें भी गलती कर दो तो ढूंढ मरो। मैं अभी क्वेश्चन रखूंगा सामने और सच बता रहा हूं सब सही करेंगे, ध्यान से देखना। आज इधर फोकस। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी में क्या आ रहा है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस सारे रिजर्व सारे सरप्लस। ठीक है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब कुछ इसके अंदर आ गया। सर ये क्या भला है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। भाई सुनने पे ध्यान दे, सब साथ देंगे। ठीक है, हेडिंग आ गई इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी में आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड,
इसमें क्या आ गया, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर आया रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या इसमें सारे जनरल रिजर्व, सारे स्पेसिफिक रिजर्व, सब कुछ आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह भी आ गया। सर क्या है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? मैंने कहा मैं आपको एक शेयर वारंट दे रहा हूं कि फ्यूचर डेट पे एक प्रिस्क्राइब रेट पे आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। इट्स नॉट अ शेयर बट अ शेयर वारंट इन विच शेयर वारंट के होल्डर को मैं एक राइट दे रहा हूं कि आप शेयर वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो बाय पेइंग अ स्पेसिफिक प्राइस, एक प्रिस्क्राइब रेट पे आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो। तो अभी भी ये कैपिटल के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि शेयर वारंट दे के भी जो पैसा आया वो कैपिटल ही तो है। जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कुछ याद आया? कोई भी नहीं भी पता तो मैं कह रहा हूं ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो आपने इस वारंट के लिए पैसा दे रखा है वो ऑब्वियसली कैपिटल है, कोई दिक्कत? ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, इन्होंने बस इतना बताया। देखें क्या कह रहा है ये, देखो आर्यन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या कह रहा है, राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, शेयर वारंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट। क्या बात समझ में आई? क्या है ये, होल्डर को एक राइट मिल रहा है कि इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे उसको एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने हैं एट अ लेटर डेट, यानी जो पैसा इसके अगेंस्ट में आ रखा है वो कैपिटल में ही जाएगा। सामने फोकस करो। अब एक बात बताओ, ये कौन सी आइटम है? तीसरी आइटम है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये देखना कितने पेजेस आ रही है, ये कहानी, ये सारी कहानी, ये सारी कहानी, और फिर जाके आई है, यानी ए और बी आइटम क्या इन सारे पेजेस में एक्सप्लेन है। क्या बात समझ पा रहे हो तुम क्या कर रहे हैं? चलो फटाफट देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखो पूरा एक्सप्लेन करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या आ रहा है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आ गई शेयर कैपिटल। देखो आपको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अगर आपको कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स याद है, बैलेंस शीट कर रखी है, किस किसने मेरे साथ बैलेंस शीट कर रखी है? ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, पूरा मांगा पूरा मिला। अदर देन दैट कोई नहीं, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा जब आप क्लासेस लेना अटेंड करोगे। हाँ जी, क्या कैपिटल का अमाउंट जो बैलेंस शीट में लिखा है, क्या उसका एक नोट टू अकाउंट बनता है? क्या नोट में सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल के और नाम बताओ। ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला गया, कोई मेरे को रीजन बता दे भाई, ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोला गया? बहुत बढ़िया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मैंने मेंशन किया कि मेरे को इतनी कैपिटल रेज करने की अथॉरिटी चाहिए, एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे मैंने ये रजिस्टर करा लिया, इसलिए उसका नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी पड़ा। और इसका एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल। क्या बात समझ पाए? ऑथराइज कैपिटल जितनी मेरे को अथॉरिटी है कैपिटल रेज करने की, क्योंकि मैंने रजिस्टर करा रखी है आरओसी में, नॉमिनल कैपिटल। फिर ऑथराइज में से क्या मैं आईपीओ सारे पैसे का लेके आऊंगा? भाई पार्टिसिपेट कर ले, तो उसको जितने का मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं उसको क्या बोलेंगे, जितने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। क्या इशूड में पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा? जरूरी है? क्या हो सकता है कि अंडर सब्सक्राइब हो? देखो ओवर में हम प्रोराटा कर लेते हैं, रिफंड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अंडर सब्सक्राइब है तो भी कहानी आगे बढ़ सकती है। कितने केसेस में? 90%, 90% अगर इशू का आप कर चुके हो रिसीव तो आपकी कहानी आगे बढ़ सकती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे आ गई इशूड, फिर आ गया सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में दो कैटेगरीज है, कौन कौन सी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड को मैं क्या बोलता हूं? पूरा मांगा पूरा मिला, यानी जिस सिनारियो में पूरा पैसा मांग चुका हूं और पूरा मेरे को मिल चुका है, तो उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में पहली कैटेगरी जाती है, अदरवाइज सेकंड कैटेगरी। उसमें फिर कभी मैंने मांगा कम है, कभी कॉल्स इन एरिया से कि सामने वाले ने दिया नहीं, हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है जिसकी हमने और करनी है अभी। ऐसा नहीं कि हमें इसकी बैलेंस शीट की प्रैक्टिस नहीं करनी, आज देखेंगे अगर हम कर पाते हैं तो। चले आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑथराइज ये रही, नॉमिनल रजिस्टर्ड, इशूड ये रही, सब्सक्राइब ये रही। क्या पढ़ने की जरूरत है अगर इंटरनली आपको पता है कि ये क्या चीजें हैं? जो नहीं सुन रहा उसको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा बाद में। बात इतनी सी, अगर आप मेरी बात अभी सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हैं सर, तो ठीक, नहीं तो एंड ऑफ द डे आपको एक किताब खोल के खुद पढ़नी पड़ेगी और पढ़ते वक्त नहीं समझ में आएगा, सो जाओगे। तब तुम्हें लगा अभी नींद आ रही है, भाई खुद पढ़ के देखना, तब पता लगेगा क्या होता है। ठीक है, इधर सामने देखें, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। हाँ जी, ये हो गया मेरा। ये देखिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी उसने बता रखे हैं, सब्सक्राइब, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड फुली, सब्सक्राइब बट नॉट फुली, लेकिन क्या हम बैलेंस शीट में बुक 2 में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आ गए, मनी रिसीव आ गए, शेयर वारंट आ गया। हाँ जी, क्या पहली तीन चीजें डिस्कस हो गई? मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं बता रहा,
रिजर्व सरप्लस बताने की जरूरत है मेरे को? रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा? ये क्या है सर? ये क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे पैसा आ गया भाई, तो कुछ मिला नहीं, कैलकुलेटर लगा पड़ा, लगा दिया पैसा, पता नहीं, कोई नहीं। अभी तो देख, मैं कह रहा हूं अप्लाई करते वक्त लोगों ने पैसा भेजा और अभी मैंने शेयर अलॉट नहीं करे, बट 31 मार्च आ गया, तो मेरे को तो अपने फाइनेंशियल्स क्लोज करने हैं। क्या बोला मैंने, बताएं? ये तो इधर बैठ जा फिर आके, अगर नहीं सुनना तो शांत हो जाओ, नहीं तो 5 बजे अभी दोबारा बिठा दूंगा। हेलो, आपका ना सही रहेगा नहीं, मैं 5 बजे आपको बिठा सकता हूँ दोबारा, तो अपना मुंह बंद रखो। अभी इधर सामने देखिए, मैंने क्या बोला? लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पैसा भेजा, अभी मैंने शेयर अलॉट नहीं करे, बट ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया, तो क्या ये पैसा कहां शो करे? है तो कैपिटल का ही, तो हमने यहां पे शो किया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस है यार। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी, उसके अंदर आ गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए शेयर वारंट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट अ फ्यूचर डेट। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो उनको सब कुछ कवर करना पड़ेगा ना, सारी सिचुएशन जो हो सकती है वो सोच के सारी डालनी पड़ेगी, तो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस वाली चीज है। फिर क्या, लायबिलिटी में आ गया नॉन करंट और करंट। नॉन करंट करंट पे बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं कह रहा हूं यहां से वहां से हेडिंग पढ़ेंगे और यहां पे देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ गया, कहां गया। हाँ जी, पहले ऐसा करते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, आपका इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हाँ जी, एक प्रैक्टिकल टॉपिक कर रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा, आपका मेरे को इसमें वो चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने कहा करंट या नॉन करंट डिसाइड कब करते हैं? करंट है या नॉन करंट है? लायबिलिटी सोच लो कि करंट लायबिलिटी है, कब डिसाइड कर रहे हैं? क्या 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे जब मेरे को लायबिलिटीज को करंट या नॉन करंट के हेड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि ये पैसे मैंने अभी देने हैं विद इन 12 मंथ्स तो करंट है, बाद में देने तो नॉन करंट। क्या बात समझ पाए? 31 मार्च ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट मेरे को क्लासिफाई करने हैं कि मैं नॉन करंट लायबिलिटी के हेड में डालूं या करंट लायबिलिटी के हेड में डालूं। तो मैं उस दिन असेस कर रहा हूं बैठ के कि ये पैसे मैंने 12 महीने के अंदर देने हैं तो मैं करंट लायबिलिटी में डाल देता हूं, 12 महीने के बाद देने तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में डाल देता हूं। क्या सर हमेशा 12 महीने ही रहता है? मैंने कहा इस पे कुछ डिस्कशन। एक टर्म आया ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है सर? इधर देखें, हाँ जी, एक टर्म आया ऑपरेटिंग साइकिल। सर क्या है ऑपरेटिंग साइकिल? मैंने कहा मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, गोडाउन में पड़ा रहा कितने महीने? पार्टिसिपेशन चाहिए सबका, ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, गोडाउन में पड़ा रहा कितने महीने? 3 महीने। फिर वहां से फैक्ट्री फ्लोर पे आया, फैक्ट्री फ्लोर पे प्रोसेसिंग हुई, टाइम लगता है, तो प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश गुड्स बनाने में कितना टाइम लग गया? 4 महीने, ठीक है। कच्चा सामान रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा रहा 3 महीने, फैक्ट्री फ्लोर पे कच्चा सामान प्रोसेस हुआ, फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, कितना टाइम लग रहा है इसमें? 4 महीने। फिर फिनिश गुड्स भी हमने दोबारा गोडाउन में रखे, ऐसा तो नहीं है ना कि हैंड टू हैंड कि यहां पहुंचा दिए, गोडाउन में रखे कि अभी बिकनेंगे, ऑर्डर आएंगे, जो तैयार प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर आएंगे, उसके बेसिस पे गोडाउन से निकलेगा, तो गोडाउन में इन्वेंट्री कितने टाइम पड़ी रही? 2 महीने। और फिर बेचने के बाद क्योंकि उधार में बिक रही है तो 4-5 महीने रिकवर करने में लगेंगे, कितना लग गया? 4 महीने। और उसके बाद जब पैसा मिला तो अल्टीमेटली हाथ में आया। तो खरीदा हुआ सामान कैश में कन्वर्ट होने में, रोकड़ा हाथ में आने में कितना टाइम लगा? 13 मंथ्स। इसको बोला गया ऑपरेटिंग साइकिल इज फॉर 13 मंथ्स। क्या बात समझ पाए? ठीक है। कच्चा सामान खरीदा, अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, गोडाउन में गया, उधार पे बेचा, पूरा प्रोसेस में, मतलब ये प्रोसेस क्या, कैश हाथ में आते ही एंड हो गया, हाँ है ना? ठीक है। तो सामान खरीदने से लेके पैसा हाथ में आने तक आपको कितना टाइम लगा? तो ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है। ये सबको समझ में आ गया? सामान खरीदने से पैसा हाथ में आने तक कितना समय लगा? 13 महीने। तो ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक ही बार में दिमाग में बिठा लेना, अगर एक बार में पकड़ लिया तो ठीक, नहीं तो ये हाथ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स है, यानी 10 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, 8 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है,
5 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, 11 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, लेस देन 12 मंथ्स है, तो आपका स्टैंडर्ड टू डिसाइड कि क्या नॉन करंट में जाएगा क्या करंट में जाएगा विल बी 12 मंथ्स। मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से कम है तो स्टैंडर्ड टू डिसाइड कि कौन सी चीज करंट में जाएगी और नॉन करंट में जाएगी क्या है? 12 मंथ्स। मतलब अगर मेरे को 12 मंथ्स के अंडर पेमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा? कहां डालूंगा? अगर 12 महीने के अंडर पेमेंट करनी है तो कहां डालूंगा? करंट लायबिलिटी। और 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो क्या बात समझ पाए? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंडर है तो स्टैंडर्ड क्या है? बोलो भाई। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंडर है, 11 महीने, 10 महीने, 9, 8 व्हाटसोएवर 12 महीने के अंडर है तो स्टैंडर्ड क्या है? 12। स्टैंडर्ड 12। 12 के विद इन पेमेंट करनी है तो करंट में डालूंगा, 12 के बाद पेमेंट करनी है तो। बात यह है अगर ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है, एग्जांपल लो 15, 18, 20, तो दिस हायर बिकम्स द स्टैंडर्ड। क्या बात समझ पाए? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर की है, 13 महीने की है, 15 महीने की है, 18 महीने की है, 20 महीने की है, then this number of months becomes the standard to decide कि क्या करंट में जाएगा क्या नॉन करंट में। क्या बात समझ पाए? लेट्स से मैं 20 मान लेता हूं, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 20। अगर मैंने पेमेंट, हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है, स्टैंडर्ड क्या हो गया? 20। ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स के अंडर है तो स्टैंडर्ड 12 है। विद इन 12 मंथ्स पे करना है करंट लायबिलिटी, आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर चली गई तो स्टैंडर्ड भी हायर लिमिट हो गया। तो अगर 20 की है तो 20 हो गया। पेमेंट करनी है 18 महीने में, करंट लायबिलिटी। पेमेंट करनी है 24 महीने में, क्या बात समझ पाए? पक्का क्लियर? तो फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इससे। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, हाँ जी, सब मेरा साथ देंगे। पहले पॉइंट पे आओ। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है? 10। स्टैंडर्ड क्या है? 12। गाइस समझो कैसे बोलना है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स की है? 10। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया? 12। 12 के विद इन तो करंट, 12 के बाहर तो नॉन करंट। पेमेंट होनी है 8 महीने में, करंट लायबिलिटी। ठीक है, आंसर देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। यहां पे इन्होंने बकायदा लिखा करंट लायबिलिटी। क्या बात समझ पाए? आगे देखते हैं, चलें। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की? 10। स्टैंडर्ड बन गया 12 और पेमेंट करनी है विद इन 12, करंट आ गया, कोई डाउट? ऑपरेटिंग साइकिल 10, स्टैंडर्ड 12, पेमेंट करनी है 15 में, नॉन करंट। ऑपरेटिंग साइकिल 18, स्टैंडर्ड 18, जो नहीं बोल रहा हो गया। ये क्वेश्चन आ गया ना तबाही मच जाएगी, नहीं करके जाते लोग। और आने दो एक बार फिर। ये क्लास वो है कि अगर पेपर के पैटर्न में हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ तो आप सरवाइव कर लो आराम से और 100 वाला 100 ला पाए, स्कोर ना खराब हो किसी भी हाल में। ठीक है, और एक ही क्लास ले रहा हूं डेडिकेटेडली पूरे साल में इस चीज की, तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहें। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 18, स्टैंडर्ड बिकम्स 18, पेमेंट करनी है 15 में, करंट। तो समझो 15 कभी करंट भी हो सकता है, कभी नॉन करंट भी हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड 12 है तो 15 नॉन करंट है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ही 18 हो गया तो 15 करंट हो गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, स्टैंडर्ड नॉन करंट। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। यही चीज उन्होंने एसेट में भी खेलनी है या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? खेलने, खेलो। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल। चलो ऐसा करते हैं, जिन पे मेरे को डाउट हो रहा है कि जिन्होंने नहीं सुना उनसे पूछ लेते हैं, एक आध बच्चे से। हाँ जी, शिवांश स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल 11, स्टैंडर्ड क्या है? 12, 10 महीने में पेमेंट करनी है, करंट। कार्तिक, ऑपरेटिंग साइकिल 11, स्टैंडर्ड क्या है? 12, पेमेंट करनी है 12 महीने में, करंट। हाँ जी आदित्य, ऑपरेटिंग साइकिल 11, स्टैंडर्ड, पेमेंट करनी है 15, नॉन करंट। ठीक है, फटाफट बोलेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल 20, 20 होगा, पेमेंट करनी है 15, करंट। स्टैंडर्ड नॉन करंट। क्या बात समझ में आती है? आपको कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक लॉजिक पता होना चाहिए। और ये लॉजिक तुम्हें पढ़ने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बकवास है ये। सच बता रहा हूं, खुद पढ़ते तो टुल्लू समझ नहीं आता। अभी मेरे पास नहीं पढ़ा, रुक जा थोड़ी देता हूं। इधर सामने देखें, हाँ जी,
फॉर्मेट पे आओ, तो नॉन करंट करंट आपको पता लग गया। इधर आ जाएं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इधर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या क्या, बस नाम देख लो, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई टर्म लोन, कोई पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन। मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं सर, ये नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो पूछेगा डिबेंचर की हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। क्या बात समझ पाए? वो बोलेगा डिबेंचर का हेड एंड सब हेड बताओ, तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज सब हेडिंग। ये देखो ना, नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग है, हेडिंग बोलो पहले, तो यहां पे हेडिंग क्या है, हेडिंग बोलो पहले, शेयर होल्डर फंड हेडिंग, 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 शॉर्ट टर्म बोरिंग सब हेड, ट्रेड पेबल सब हेड। तो डिवेंचर कहां जाएगा, मेन हेड, मेन हेड, करंट नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो बिल्स रिसीवेबल, मेन हेड करंट एसेट, सब हेड ट्रेड रिसीवेबल। प्रीपेड इंश्योरेंस, मेन हेड करंट एसेट, सब हेड अदर करंट एसेट्स। क्या इसका मेन हेड में आप गलती कर सकते हो? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग टैलेंटेड हो सकते हैं जो शायद मेन हेड में भी गलती कर दें। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर तो मेन हेड में सॉर्टेड है, और तुक्के भी बैठ रहे हो तो एक आध तो मिल ही जाएगा। तो आप अगर लूज कर सकते हो, जो आप कई बच्चे कह रहे 100 लाइन आइटम दे दी सर ने, तो स्पाइरल में देखी थी कहीं ने, अभी दोबारा दिखा दूंगा चाहे, स्पाइरल में 100 आइटम दे दी, तुम डर गए। मैं कह रहा हूं यहां तुम गलती कर नहीं सकते, यहां पे तुक्के लग जाते हैं, कितना नंबर कट जाएगा, ज्यादा एक। और सच बताऊं जिसने मेहनत करी उसका वो एक भी बच जाएगा। देखें आगे बढ़े, आपको हेड सब हेड थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आ गया, दोबारा देख लो, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन, बस यही है। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये क्या भला है? सुनो मेरी बात सुनना, ये एक आया खतरनाक कॉन्सेप्ट जिसमें सीए लेवल पे बच्चे डरते हैं। मैंने शायद आपको एक कहानी सुनाई थी इंस्टेंस की, क्या हुआ था डेफर्ड टैक्स रिलेटेड। सुनो क्या हुआ, सुनो ना, एरो सिटी में मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, एरो सिटी में न्यूमार्क कोई बिल्डिंग होगी, पता नहीं, मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। एरो सिटी में मेरा भाई, तेरे मेरी कहानी है तो अपना मुंह बंद रखा, हो गया तेरा, आपने कुछ बोलना आ जाओ, हमने सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हम लोग। हाँ जी, सामने देखें, तो बेसिकली एरो सिटी में मेरा इंटरव्यू था, अकाउंटिंग से रिलेटेड ही उनका वो था कि बहुत सारे हमारे काम है, तो उन सबकी अकाउंटिंग वगैरह देखनी है कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी, मतलब बहुत हेवी लेवल पे काम था। तो लगभग हम टेबल पे तीसरे राउंड के बाद 20 लोग सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, आफ्टर 3 राउंड्स 20 लोग सिलेक्टेड थे, 20 लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए थे, बहुत बड़ी सी ओवल टाइप की टेबल थी। वहां पे एक बंदा बोलता है AS22 कौन एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने वो इंस्टेंटली मेरे को पता है कि AS22 कौन एक्सप्लेन कर सकता है। AS22 इज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ रखा था और बहुतों को पढ़ा रखा था। सीए फाइनल में बहुत तसल्ली से डेप्थ में जाके पढ़ रखा था और बहुत लोगों को पढ़ा रखा था। 20 स्टूडेंट में इंस्टेंटली मेरा हाथ खड़ा हुआ, सर दूसरा कोई, किसी ने हाथ खड़ा करा ही नहीं। कह रहा आप सिलेक्टेड हो, सेकंड अगले राउंड में बढ़ो, उसने मेरे से पूछा ही नहीं। कह रहा कॉन्फिडेंस की बात है, अगले राउंड में जाओ। कह रहे जब 20 लोगों में एक ही बंदा हैंड रेस कर रहा है, उसको पता है बता देगा। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस के भी मार्क्स होते हैं लाइफ में, इधर नहीं हो रहे एग्जाम में, ठीक है, हम कॉन्फिडेंस बहुत कैरी कर रहे हैं, आंसर शीट में नहीं लिख रहे, ठीक है, लाइफ में कॉन्फिडेंस के भी मार्क्स होते हैं। हमें ओवर कॉन्फिडेंस से भाई पेपर लिख के आया था, मैं बता दूं पहले, मेरे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, 0 लास्ट 0 टैलेंट, 0 2 0। हाँ, अब उस पे नहीं जाएंगे कहां पढ़ रहा था, इधर सामने आ जा। अरे क्यों, चुप रहो, अरे चुप रहो। अच्छा सामने देखे, इधर देखो, हाँ जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन्स डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर आपने तो सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाया है, तो बहुत खतरनाक पढ़ाया होगा, तो सीए फाइनल का टॉपिक है, ऐसे इंटरव्यूज में बहुत हेवी हेवी जगह पूछा जा रहा है, सर हमें कैसे समझाओगे?
मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने बात रखना चाहूंगा, साथ देना मेरा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि क्या है, देखो लिखा तो थियोरेटिकली है, लेकिन अगर मैं वो रीड कर दूं, मैं गारंटी देता हूं नहीं समझ में आएगा। समझाने के बाद मैं रीड करूंगा, आप कहोगे अरे ये तो समझ में आ गया, कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही अभी रीड कर दूं, तुम कहोगे क्या बकवास है, करना है बिना समझे रीड, हेडेक हो जाएगा पड़ेगा, अरे क्या है ये, कोई नहीं, समझ लो, पहले समझ लो। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं गाइस, 2 मिनट के लिए मेरे को सबका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए, 1% भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और सच बता रहा हूं, शायद आपके लाइफ में भी कभी काम आ जाए, आपको कभी एक्सप्लेन करना पड़े तो आपके भी काम आ जाए। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाम क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नाम से कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या बकवास है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है इसका, और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, सीए फाइनल में बहुत पढ़ाया, आज पढ़ा रहे हैं 12th में। सामने देखना, मैंने कहा धंधे का प्रॉफिट रहा लेट से 500, हाँ जी, धंधे का प्रॉफिट कितना रहा? 500। इसमें मैंने अभी डेप्रीसिएशन का खर्चा नहीं माइनस कर रखा, कोई दिक्कत? धंधे का प्रॉफिट कितना रहा? 500, इसमें मैंने डेप्रीसिएशन अभी नहीं माइनस कर रखा। तो मैंने कहा अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट मेरा 500 है, हाँ जी, प्रॉफिट मेरा 500 है, अकाउंटिंग में मैंने कहा डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं 200, तो नेट प्रॉफिट हो गया कितना? 300। और गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स का रेट है लेट से 10%, तो टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनेगी? 30 का मेरे को टैक्स पे करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कमाया क्या मैंने? 500, लेकिन डेप्रीशिएशन का खर्चा भी नहीं डाला था। कमाया क्या मैंने? 500, लेकिन अभी डेप्शन का खर्चा नहीं डाला था। मैंने डेप्शन का खर्चा डाला तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? तो नेट में मैंने क्या कमाया? 300। गवर्नमेंट ने कहा 10% टैक्स दे, तो टैक्स कितना बनता है? 30। ये मैंने अकाउंटिंग करी, ये मैंने अकाउंटिंग करी। बगल से इनकम टैक्स वाले आ गए, मैंने कहा हाँ भाई क्या चाहते हो? कह रहे डेप्रीशिएशन तुमने 200 कैसे लगाया? मैंने कहा अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टीमेट, हमारे एस्टीमेट से 200 का डेप्रीशिएशन है, क्या दिक्कत है? कह रहे हमारे एस्टीमेट से डेप्रीशिएशन 200 नहीं है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स, अकाउंटिंग करते वक्त मैं अपना एस्टीमेट लगा रहा हूं कि डेप्रीशिएशन इतना होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स वाले अपने रेट लेके आ गए कि भैया इस एसेट पे इतना लगाएंगे, इस पे इतना लगाएंगे। मैंने कहा क्या चाहते हो? कह रहे डेप्रीशिएशन हमारे हिसाब से 100 लगेगा। मैंने कहा फिर तो नेट प्रॉफिट बोलो 400 हो गया, और टैक्स मेरा, मैंने कहा तुम तो ज्यादा टैक्स ले रहे हो यार, तुम तो ज्यादा टैक्स ले रहे हो। क्या बात समझ पाए? क्या मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है? हाँ, 30 की जगह 40 टैक्स पे करना पड़ रहा है। नहीं, कहां से आ गया? ये बात समझ में आई अभी तक सबको? जितना डेप्रीशिएशन का खर्चा मैं सोच के बैठा था, उतना मेरे को इनकम टैक्स वाले नहीं अलाउ कर रहे, उस वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो टैक्स ज्यादा आ रहा है। कोई दिक्कत अभी तक? अभी तक कोई दिक्कत? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, आपको ये लगेगा कि यार ये क्या सेंस बना, लेकिन एक बार को मानना, नहीं तो मेरे को मल्टीपल ईयर्स में जाना पड़ जाएगा और ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैंने कहा लेट से जो एसेट है जिसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी वैल्यू ही 200 है। सर ये क्या अजीब सी बात हुई, आपने तो 200 डेप्रिशिएट कर। मैंने कहा हाँ, मैंने 100% डेप्रिशिएशन माना है। इसको इस बात से मैं बेटर समझा पाऊंगा, ध्यान से सुनना। एसेट कितने का है? क्या मैंने 100% डेप्रिशिएट कर दिया? क्या यहां मैंने 50% डेप्रिशिएट किया है ना? एसेट कितने का है? 200। क्या इस सिनेरियो में अकाउंटिंग करते वक्त मैंने 100% डेप्रिशिएट कर दिया? आप इसको 2000 भी मान सकते थे, तो ये 10% आ जाता। ठीक है, मैं भी 200 मान रहा हूं, अगर 2000 मानते ना तो कहीं ना कहीं मेरे को 10 साल दिखाने पड़ जाते, दिखाना बहुत ज्यादा पड़ जाता, कैलकुलेशन, उससे कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने इस हाइपोथेटिकल लिया कि इसका सेंस नहीं बन रहा कि आप 100% डेप्शन लगा रहे हो, बट समझने में समझ में आएगा। ठीक है, एसेट कितने का? 200। अकाउंटिंग करते हुए मैंने कितना डेप्शन करा? पूरा 100%, लेकिन इनकम टैक्स वाला अलाउ कर रहा है मेरे को। मैंने कहा चलो ले लो ज्यादा टैक्स। क्या मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा? क्या मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा? हाँ है ना? गाइस सेकंड ईयर में आओ, सेकंड ईयर में मैं कह रहा हूं डिट्टो सेम फिगर्स है सब चीजों की, तभी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं सेकंड ईयर में आओ, डिट्टो सेम फिगर्स है सब चीज की। हाँ जी, प्रॉफिट कितना? वही सेम 500। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन इस सिनेरियो में आप कितना लगाओगे? 0। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन 100% लगा चुके हो। सेकंड ईयर में ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग वाला पर्सपेक्टिव पकड़ो। क्या पहले ही साल में आपने 100% डेप्रिसिएट कर दिया? क्या सेकंड ईयर में इस मशीनरी पे, इस एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं, 0 हो चुका है। तो गाइस आपका नेट प्रॉफिट कितना? 500। तो टैक्स कितना? 50। कोई दिक्कत?
अकाउंटिंग के हिसाब से सेकंड ईयर में टैक्स कितना आ रहा है 50। अब इधर आदित्य सामने देख, इनकम टैक्स पे आओ। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन कितना लग गया था, तो सेकंड ईयर में लग जाएगा कितना, लग गया 50%। इनकम टैक्स के हिसाब से 50% डेफिनेशन पहले साल में लगाओ, 50% दूसरे साल में लगाओ, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से मैंने 100% पहले साल में लगा दिया, दूसरे साल 0। इनकम टैक्स ने क्या बोला, इस एसेट पे डेप्रिसिएशन 50% पहले साल में लगाओ, 50% दूसरे साल में लगाओ, हाइपोथेटिकल। लेकिन अकाउंटिंग में मैंने उस एसेट का डेप्रिसिएशन पहले साल में लगा दिया, कोई दिक्कत। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से मेरे को, अकाउंटिंग पे टैक्स मेरा 30 बनता था, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से 40 देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 40 देना पड़ा है। इधर देखना, डेप्रिसिएशन लगा 100, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, और टैक्स कितना बन रहा है, क्या मेरे को अकाउंटिंग से कंपैरेटिवली कम देना पड़ रहा है। ध्यान से सुनना, क्या फर्स्ट ईयर में आपने 10 का टैक्स ज्यादा दिया, हाँ या ना, क्या सेकंड ईयर में आपका 10 का टैक्स सेव हुआ, हाँ या ना। मतलब कहानी ये निकल के आ रही है कि अगर डेप्रिसिएशन के वजह से एक बार को मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन क्या फ्यूचर में मेरे को कम देना पड़ेगा, ये बात समझ में आती है, हाँ या ना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग होने के वजह से एक बार को तुम मेरे से ज्यादा टैक्स ले लो, लेकिन आगे चल के डेप्रिसिएशन तो पूरा ही लगेगा। दोनों ही सिनेरियोज में, यहां पे 100 0 हो गया, यहां पे 50-50 हो गया, डेप्रिसिएशन तो पूरा ही लगेगा ना 200 का। तो ओवर द इयर्स क्या मेरे को टैक्स जो मैंने अभी ज्यादा दिया वो बाद में कम देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पे हूं मैं फर्स्ट ईयर में, क्या यहां पे जब मैं 40 टैक्स दूंगा तो मैं क्या सोच रहा हूं, जब मैं 40 टैक्स दे रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि फ्यूचर में कम देना पड़ेगा। इसको बोला गया है डेफर्ड टैक्स एसेट, फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, इट्स एन एसेट फॉर मी। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या बात समझ में आई, क्योंकि अभी टैक्स ज्यादा दे रहा हूं डेप्रिसिएशन में डिफरेंस के वजह से, इट्स ए टेम्पररी डिफरेंस यार, क्योंकि अभी टैक्स ज्यादा दे रहा हूं डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफर होने की वजह से, इट्स ए टेम्पररी डिफरेंस। तो बाद में फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इसको, डेफर्ड टैक्स एसेट। कहीं ना कहीं टैक्स डेफर हो गया है, अब अभी पे करा लो, बाद में मेरे को कम देना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट। और यहीं पे मैं बोल दूं, मैं इनकम टैक्स को इधर लिख दूं और अकाउंटिंग को इधर लिख दूं, समझ आई बात या नहीं। अगर मैं इनकम टैक्स को इधर लिख दूं और अकाउंटिंग को इधर लिख दूं, तो क्या मेरे को अकाउंट इनकम टैक्स के हिसाब से 30 देना पड़ा, यानी मैं टैक्स कम दे रहा हूं। अगर मैं अभी कम दे रहा हूं तो बाद में, तो इस केस में क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आप अभी मेरे से ज्यादा टैक्स ले रहे हो और बाद में कम लोगे तो हो गया मेरा एसेट। अगर आप अभी मेरे से टैक्स कम ले रहे हो और बाद में ज्यादा लोगे तो क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको बुक की रिटन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं और अब मेरे को ये श्योरिटी है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। देखो किताब में लिखा था और बिना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के मैं बात नहीं समझा सकता था। सामने देखें, ये नॉर्मली एक्सप्लेन किया जाता है 3 4 5 साल में कि डेप्रिसिएशन देखो इतने सालों में रिवर्स हो रहा है, बट मैंने आपको 2 साल के थ्रू एक्सप्लेन करा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, देखें प्लीज, सामने देखेंगे। सच बता रहा हूं, वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स माना जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी फैमिली में कोई सी है तो उसको बोलो ना तुम मेरे को डीटीए पता है, कहेगा कैसी बातें कर रहा है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, सामने वाले का यही आएगा। देखें एक बार क्या है, ठीक है, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। अब सोचो बिना एग्जांपल के क्या समझाता मैं, ठीक है, इधर देखो, एवरी ईयर, हर साल, अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग से जो रिजल्ट आया टैक्सेबल के रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट इज टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी क्यों, तुम मेरे को अभी कम डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हो तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, और मैं अगर अभी ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो बाद में कम लगाऊंगा। ठीक है, द डिफरेंस इज टर्म्ड एज डेफर्ड टैक्स। हमने जो करा था पहले वो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, क्या हमने ये वाला किया था, अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, तो क्या ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, क्या फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा, तो हमने क्या बोला इसको, डेफर्ड टैक्स एसेट। और वहीं पे अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम कम है, यानी कम टैक्स देना पड़ रहा है अभी, तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्या बोल रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल के लाइन नहीं समझा सकता था। ठीक है, सॉर्टेड है। आगे भागते हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। अब मेरे पढ़ाने वाला ज्यादा कुछ नहीं, अब भागने वाला सीन आ गया। चलें, मेन मेरे को आज की क्लास में मेन मेरे को ऑपरेटिंग साइकिल और डीटीए डिटेल बताना था। मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला भी था मेरे को डीटीए डिटेल बताना। एक मिनट रुक जा ब्रो। ठीक है,
डीटीएल हो गया, इधर सामने देखें, डीटीएल हो गया और इधर डीटीए भी हो गया, ठीक है। अभी ज्यादा टैक्स दे रहे हो, बाद में कम देना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। अभी कम दे रहे हो, बाद में ज्यादा देना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंस, डेप्रिसिएशन की वजह से। आप एग्जांपल ले दिमाग में, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहां गया? अदर में क्या आ गया? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, जिनको थोड़ा ज्यादा बाद में देना है। अदर्स में लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म में आएगा। फिर देखें क्या ही बचा है, कुछ बचा है? हाँ जी, मैं कह रहा हूं इन हेड्स में बस चीजों को देख लो। मैं कह रहा हूं ये आपका स्ट्रॉन्ग पता है कैसे होगा? क्वेश्चन करके होगा। मैं क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, आपने सबने मेन हेड बोलना है, सिर्फ मेन हेड, सब हेड नहीं डिस्कस कर रहे, सब हेड देखेंगे बस, ठीक है। सब लोग मेन हेड बताएंगे कि कौन सी चीज कहां जा रही है। देख लो अभी इसको देख लो, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आ गया? शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे रिजर्व, सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम सब कुछ आ गया। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सिलेबस में नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि एप्लीकेशन आ रखी है और ईयर एंड आ गया। नॉन करंट में क्या गया? लॉन्ग टर्म बोराइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसका फायदा बहुत साल बाद ओवर द इयर्स मिलता है, जब डेप्रिसिएशन धीरे धीरे वो सेट अप होता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोराइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, ठीक है। पहले लायबिलिटी वाला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, फटाफट बताना। हाँ जी, यहां से शुरू हो रहा है, सब चिल्ला के बोलेंगे। डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी, हेडिंग याद रखो। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट करंट, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड में। डिबेंचर कहां गया? नॉन करंट लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड और कैपिटल रिजर्व। मैं सिर्फ हेड पूछ रहा हूं, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फोरफिटेड शेयर्स, फोरफीचर की कमाई कैपिटल में ही रहती है, समझो। सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब आपका यहां खत्म हो जाता है। वो कह रहा है जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, क्या उनका फोरफीचर पढ़ा रहा था? वो आगे फ्यूचर में यूज होगा डिस्काउंट देने में, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व सारा नहीं ट्रांसफर होता कैपिटल रिजर्व में। जो शेयर इशू हो गए उस पे या तो तुमने डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो सारा कैपिटल प्रॉफिट है, कुछ दिया कुछ बच गया तो वो बचा हुआ कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन जो शेयर इशू नहीं हुए उनका शेयर फोर फीचर में पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल लास्ट में ऑथराइज इशू सब्सक्राइब के नीचे शो किया जाता है कि फोर फीचर में कितना पड़ा है, तो वो कैपिटल का ही पार्ट है। तो शेयर फोर फीचर कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, भाई देना है। करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिटर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। किस किसने डिवेंचर पढ़ा मेरे साथ? एक एंट्री सिखाई थी बहुत प्यारी सी, क्या था? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई शांत हो जा, सुन लो प्लीज। वो कुछ नहीं है, तुमने बीच बीच में क्लासेस छोड़ रखी हैं, उसकी वजह से तुम्हारा हो रहा है कि भाई क्या हो रखा है ये, ठीक है। फैक्टर धीरे धीरे ठीक होगा। कुछ तो समझ में आ रहा है ना? सारा नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ तो और ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं आज की डेट में मेरे को 100 रुपए दो, जब मैं 5 साल बाद 100 रुपए वापस दूंगा तो 110 दूंगा। तो जब मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि 5 साल बाद मैं 10 एक्स्ट्रा दूंगा, इसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन। वो एंट्री आज होगी क्योंकि लॉस अकर हो चुका है इशू के टाइम पे। तो जब 5 साल बाद ये पैसा दिया जाएगा, इसलिए क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। एंट्री याद आई? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन, इशू के टाइम पे आई एम प्रॉमिसिंग प्रीमियम ऑन रीपेमेंट, एक्स्ट्रा पैसा वापस करूंगा। तो ये देखें, ये कुछ मेन हेड्स और सब हेड्स आ गए। और क्वेश्चन कर रहे हैं इसके? तो कहीं ना कहीं पहले ना मेन हेड करो। एक बार मेन हेड ठीक आने लग गया ना, तो आपको एटलीस्ट ये लगेगा यार मेरे मेन हेड तो ठीक आ रहे हैं, तो मेरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 तो पक्के हो गए। ये 3 का भी आ सकता है, 3 से 4 नंबर के बीच में बैठता है, ठीक है भाई। सच बता रहा हूं, देखो अब सानिध्य का कॉन्फिडेंस था, वो सब हेड भी बता रहा था, कहीं ना कहीं इनके स्कूल ने पुश किया होगा कि हाँ भैया ये करके आओ। वही ये 11 से भी कर रहे हैं कई लोग कि हेड्स और सब हेड्स, क्योंकि यही इकलौता टॉपिक है जो थ्योरेटिकली डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। बाकी सारी चीजें सिर्फ इस सेंस में है कि एमसीक्यू में कुछ भी आ जाए तो आप उससे बच जाओ। और एमसीक्यू की आपकी अलग से बुकलेट, अगर वो आपने एमसीक्यू भी कर ली है तो मेरी पढ़ाई हुई बातें वहां पे आपकी रिकॉल हो जाएंगी। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइटम, मेन हेड, सब हेड, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल हम कर चुके हैं,
फिर हम एसेट साइड पे आ गए। नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है फटाफट देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे इंटेंजिबल एसेट आ गए। कहीं पूछते हो गुडविल कहां आएगी, अरे गुडविल नॉन करंट एसेट है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, उसके अंदर इंटेंजिबल भी आ गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी अभी हमने पढ़ा कि आप अभी टैक्स ज्यादा दे रहे हो, टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने की वजह से, तो फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की मैंने किसी को लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, और अदर नॉन करंट एसेट। इसने बस एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है, ये आपको समझा चुका हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी को आपने लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, अदर नॉन करंट एसेट में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट पे जगह ले रखी है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा होगा तो वापस आना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, अदर्स वगैरह आ गए, ठीक है। इसमें भी ये हेड्स और सब हेड खेलते हैं। अब करंट एसेट में क्या क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सब कुछ चीजें आ गई। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बीआर, प्रोविजन माइनस करके एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रखा है कि डेटर से प्रोविजन माइनस करके दिखाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हमने कैश फ्लो में करा था, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, हाँ जी, कौन बताएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में शो होगी, हाँ या ना? सुने, कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर एक फुट नोट में शो होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से, कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट लायबिलिटी माइट बिकम एक्चुअल लायबिलिटी ऑन हैपनिंग ऑफ एडवर्स फ्यूचर इवेंट। सर एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मेरे पे केस चल रहा है, अरे हाइपोथेटिकल चल रहा है यार, खत्म करा दिया मैंने पैसे देके, इधर सुने। इस पे भी केस चल रहा है, कोई चलते रहता, कुछ नहीं, जज ने लिए, छोड़ो, मैं रिकॉर्ड हो रहा है। गड़बड़ हो जाएगी, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो कमेंट्स। हाँ जी, अरे छोड़ो, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, चलने दो। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। सो बेसिकली लीगल कोर्ट केस पेंडिंग, अगर कोर्ट केस हारा तो पैसे देने पड़ सकते हैं, तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर जीत गया तो नहीं देने पड़ेंगे। सो ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, कि अगर वो मेरे एडवर्स में रहा तो मेरे को एक एक्चुअल लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, अब तो पैसे देने हैं, और अगर मेरे फेवर में रहा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करना बंद कर दूंगा, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी माइट बिकम एक्चुअल लायबिलिटी ऑन हैपनिंग ऑफ एडवर्स फ्यूचर इवेंट, अगर इवेंट मेरे फेवर में रहा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करनी बंद कर दूंगा, और अगर इवेंट मेरे फेवर में नहीं रहा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर शो होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी सर हम क्यों बता रहे हैं, मैंने कहा फुल डिस्क्लोजर के चलते, 11th का कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर के चलते हम यूजर्स को बता रहे हैं कि भैया हमारे पे कोर्ट केस चल रहा है, हारेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटी अराइज होगी, जीतेंगे तो पैसे नहीं देने। सो क्या कह रहा है, देखें, कंटिंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज़ दे आर डिपेंडेंट अपॉन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। एग्जांपल है कि कोर्ट केस पेंडिंग, कोर्ट में होल्डर कंपनी एट फॉल्ट, इंपोज पेनल्टी। हाँ जी, कोई 11th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव में मेरे को कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका, और कोई बताना चाहेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल, क्योंकि शायद 12th में आपसे पूछ लिया जाए। मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, सुनो सुनो सुनो। मैंने आपसे उधार पे माल लिया, अब अपने सेंस में सोचना, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे उधार पे माल लिया, ठीक है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा था, आपने बोला सर बिल पे ना साइन करके दे दो कि थोड़े दिन में पैसे दे दोगे, तो आपके लिए वो बन गया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, आपके लिए बन गया बिल रिसीवेबल। आपको अर्जेंट पैसों की नीड थी, आप बिल रिसीवेबल लेके आए कि सर पैसे दो, मैंने कहा 3 महीने का टाइम था, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम उठा के आ जाओगे पैसे दो, मैंने कहा मैं नहीं देता, 3 महीने बाद दे दूंगा, ये अभी नहीं देता, तो आप बैंक को ये बिल रिसीवेबल डिस्काउंट पे बेच सकते हो। आपने ट्रांजेक्शन सुना होगा, बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है, आपने बेच दिया। अब बैंक ने मेरे से कुछ महीने बाद पैसे कलेक्ट कर लिए, अगर तो मैंने दे दिए तो कहानी क्लोज, अगर मैंने नहीं दिए तो बैंक तुमसे पैसे लेगा। तो बात सुनना, क्या जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक तलवार आपके गले में लटक रही है। अगर मैं देखो, अगर मैंने पैसे दे दिए तो तुम्हारे तक मैटर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने नहीं दिए तो तुम्हारे बैंक से कटेगा। क्या इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि मैंने बीआर डिस्काउंट करा रखे हैं, सामने वाला पैसे दे देता है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हट जाएगी, मैं नोट हटा दूंगा, और सामने वाला नहीं देता तो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बात समझ पाए? चलो 11th का हो गया। 12th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव,
कैश फ्लो में पढ़ा था, कोई मेरे को बता दे कंटिंजेंट लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्यों है कंटिंजेंट लायबिलिटी? एक क्वेश्चन भी कराया था बकायदा कि देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखा है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या करंट ईयर की एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होगा, अप्रूव होगा, पेबल बन के पे होगा? तो इट्स डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ द एजीएम। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड वो बेकार होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए रेलेवेंट है कैश फ्लो, लेकिन क्या एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो होता है। अगर आपको कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी में लिखा है, यानी वो गलत है। बहुत बारीक बारीक बातें हैं। देखो कुछ बच्चे ना इधर उधर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको नहीं लाने, उनका स्कोर उनको रीजनेबल रखना है, इसलिए वही हरकतें कर रहे हैं। तो आई डोंट माइंड कि अगर तुम 80 नंबर 80 टारगेट कर रहे हो, 95 तो नहीं टारगेट कर रहा तू, 95 होता है, हंस रहा है वो, तभी तो नहीं सुन रहा मेरे। ठीक है, जो बातें ये चल रही हैं अभी, ये उसी सेंस में चल रही हैं। इफ यू आर टारगेटिंग 95 प्लस 90 प्लस, देन यू नीड टू लिसन केयरफुली। तो जो इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी उनको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि उनको लाने नहीं होते नंबर। चले आगे बढ़े, सामने देखे गाइस, क्या अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था, बी आर डिस्काउंटेड बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। तुम्हें क्या लग रहा था मैं 11th ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये 12th की बुक में है भाई, तुम बाहर जाके बातें कर लो, तब तक हम पढ़ लेते हैं। यहां पे क्या आ गया, प्रपोज डिविडेंड। क्या प्रपोज डिविडेंड भी कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ रहा है? यस। फिर नॉन करंट, करंट में उसने हेड्स और सब हेड्स पूछे हुए, देखे, जैसे फॉलोइंग आइटम्स के हेड्स और सब हेड्स बताने आपने एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। तो मेन हेड, सब हेड, मेन हेड, सब हेड, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास लायबिलिटी साइड से, एसेट साइड से। इसके बाद बैलेंस शीट की जब आइटम्स खत्म हो जाएंगी, हम कहां थे तुम्हें पता है हम कहां थे? चलो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराओ। एनुअल रिपोर्ट में पहली चीज, बोलो बोलो प्लीज, एनुअल रिपोर्ट में पहली चीज डायरेक्टर रिपोर्ट, दूसरी ऑडिट रिपोर्ट, तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली चीज बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, बनती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 पार्ट 2। फिर नोट्स टू अकाउंट्स। आपने बैलेंस शीट देखिए, इक्विटी नॉन करंट, करंट, एसेट में नॉन करंट, करंट, पीएनएल। कह रहा ये तो नेवर एंडिंग सा लग रहा है कि अभी तो सेकंड हेडिंग भी पहुंचे। ठीक है, कोई नहीं, बस देख रहे हैं हम इसको। सी, मेरी बात समझना, किसने बुक 3 के स्टार्टिंग चैप्टर उठाए हैं? आप में से कोई है? एक दो। बट मैं क्या कह रहा हूं, क्या आपका डिस्कंफर्ट है इसको उठाने में? लेकिन आज के बाद क्या आप इसको पलटने में डिस्कंफर्ट नहीं फील करोगे? क्या मैं हर पन्ना पलट रहा हूं? आपका डिस्कंफर्ट दूर कर रहा हूं कि ऐसे अनकंफर्टेबल ना हो, इतने को भारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो जैसे लायबिलिटी साइड को ऊपर रख लिया था, वैसे पीएनएल का फॉर्मेट आया, इसमें इनकम्स को पहले रखा गया। तो इनकम से पहले क्या क्या आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, अदर इनकम आया, टोटल इनकम आ गई, ये सारे खर्चे आ गए, फिर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई बता पाएगा ये टैक्स कौन सा है? सीएफएस पढ़ रखा हमने, ये टैक्स कौन सा है? टैक्स पेड होता है लास्ट ईयर वाला, ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। पीएनएल में डेबिट हो रहा है, 11वीं का बच्चा बता देगा, पीएनएल टू प्रोविजन। 11वीं का बच्चा अभी अभी सॉर्ट हुआ है मामला, पीएनएल टू प्रोविजन। हाँ जी, क्या चल रहा है भाई? उनका फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच गया, खत्म मामला। तुम्हारा भी ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये क्लास में आखिरी रखता हूँ नॉर्मली, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत। मैं आपका कल भी, मैं आपको मंडे ट्यूसडे का भी रूटीन बताऊंगा कि हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये वाली चीज कर रहे हैं, उसमें बैलेंस शीट के हैवी बचे हैं, कैश फ्लो के हैवी बचे हैं। ठीक है, अब मैंने ये बोला था, आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि रेशियोज, कैश फ्लो और शेयर साथ में मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे आधा आधा घंटा, और हैवी वाले सेंस पे कहाँ जल्दी है अभी? हाँ 10 मिनट पड़े मेरे पास, 10 मिनट ही लूंगा। इधर इधर सर है अभी 10 ही आपके पास। पीएनएल टू प्रोविजन, ये क्या है? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रीवियस ईयर वाला पे होता है, करंट ईयर वाला डीपी से पीबीटी प्लस होता है। जिन्होंने पढ़ रखा है प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से नेट प्रॉफिट तक कैसे जाओगे? हाँ जी, प्लस प्रोविजन प्लस डिविडेंड, तीन चीजें, रिजर्व, डिविडेंड पेबल, करंट ईयर का प्रोविजन। डिविडेंड पेबल में तीन आते हैं,
प्रीवियस ईयर का प्रपोज, करंट ईयर का इंटरिम और प्रेफरेंस। याद आ रही चीजें? जिन्होंने पढ़ा और नहीं बोल पा रहे, दिक्कत है, आप रिवाइज नहीं कर रहे। ये अभी इन्होंने मेहनत शुरू करी है, मतलब पूरे साल शी वाज कंसिस्टेंट विद द क्लासेस, बट मेरे को भी कॉल आ रहा है कि सर मेरे को बताओ ये कैसे करना है, सर मेरे को बताओ ये कैसे करना है। मेहनत करनी बच्चों ने शुरू कर दी है। मेरी आने से पहले वो रेशियोज पूरा वीडियो देख रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे। मेरे को घर पे कॉल्स आ रहे हैं कि हाँ सर ये चीज कैसे करें, वो चीज कैसे करें। तो बच्चे मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने करी नहीं करी, पर्सनली अपने आप खुद सोच लो कि आपने करी नहीं करी, बट अब सब मेहनत वाले जोन में आ चुके हैं। दिस इज द टाइम, डू और डाई वाली सिचुएशन है। डू और डाई का टाइम चल रहा है। अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही क्रूशियल टाइम, आपकी जिंदगी का बहुत कीमती समय चल रहा है, वेस्ट करने मत बंद करें। सामने देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अदर इनकम आ गया, कुछ कमीशन वगैरह आ गई। एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूं, हाँ जी कहां गए वो छोटी सी चीज, हाँ जी एक टर्म आई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में कॉक्स लग रहा है, सुनने में कॉक्स जैसा लग रहा है, बट मैं दोबारा बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। दोबारा सुन लो, सुनने में बिल्कुल कॉक्स लग रहा है, कितने का माल बिका, ठीक है। मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि रॉ मटेरियल एक साल में फैक्ट्री में प्रोसेसिंग में कितना कंज्यूम हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कितने का माल बिका, मैं बोल रहा हूं कितने का माल फैक्ट्री में कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। तो बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉक्स जैसे चलेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास पड़ी थी, प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री जो मैंने और खरीद ली, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास बची हुई है कि इतने की इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई प्रोसेस में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना, फटाफट बता दो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अरे लेकिन अलग हो गया ना, यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बात कर रहा है कि कच्चा सामान कितना खरीदा। सुनो, कच्चा सामान कितना पड़ा था, ओपनिंग रॉ मटेरियल, कच्चा सामान कितना खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और एंड में कच्चा सामान कितना पड़ा है, तो कितना रॉ मटेरियल सामान आपका यूज हो गया प्रोसेसिंग में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। इन केस पूछ ले, कॉस्ट तो आता ही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक दो इलस्ट्रेशन उन्होंने दे रखे हैं, देखते ही समझ में आता है कि क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे, चेंज इन इन्वेंट्री आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। फिर इसने कुछ बता रखा है कि फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, आपको पता ही है इन्वेंट्री के अंदर आता है। ये हमने क्वेश्चन किया था रेशियो में, करंट रेशियो के अंदर, उसमें आ रहा था ना WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सारा कुछ इन्वेंट्री में काउंट होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, वेजेस हो गया, उनका बोनस हो गया, उनका लीव इनकैशमेंट हो गया। लीव इनकैशमेंट किसी को पता क्या होता है? हाँ वैसे ही कुछ है, अगर आप छुट्टी नहीं लेते तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करते हैं कि आप अपनी छुट्टियों को इनकैश करा सकते हो। जैसे साल में 30 छुट्टी मिल रही है, ठीक है, तो मैंने 30 में से लेट से 10 ही ली, तो 20 के बदले में कैश ले सकता हूँ। छुट्टियां लैप्स हो रही, सब जगह अलाउड नहीं होता, कई ऑर्गेनाइजेशन में लैप्स हो जाती है, भाई खत्म हो गई रात की बात की, ऐसे में पैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता, लीव्स को इनकैश नहीं कराया जा सकता ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर ई सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट जो लॉन्ग टर्म है, मतलब उसमें आ गया, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया ना, ये दिहाड़ी मजदूर वालों की हो गई, ये थोड़ा ऑफिस में कर रहे हो उसकी हो गई, एम्प्लॉइज वगैरह की। इधर देखो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में, कल में अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर ग्रेचुटी क्या होता है, कोई बता पाएगा ग्रेचुटी क्या होता है? टाइम तुमने हमारे साथ काम करा तो हम तुम्हें पैसे देते हैं एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया, पैसे। भाई सुन लो, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप 10 साल से काम कर रहे हो और अब आप छोड़ना चाह रहे हो कि हाँ चलो नेक्स्ट स्टेप पे चले, नेक्स्ट चैप्टर में चले, तो 10 साल भाई, वो देखो रिटायरमेंट क्या होता है, हर साल सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, जो होती है PF की लायबिलिटी। बुक 1 में पढ़ा हमने, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है, देखो फंड इज अ सिनोनिम फॉर रिजर्व, जब रिजर्व का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्टेड हो, लेकिन प्रोविडेंट फंड का नाम फंड रिजर्व होने की वजह से नहीं है, उसके नाम प्रोविडेंट फंड ही है, PF का पैसा। सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, जब आप रिटायर हो गए तो आप PF से पैसा निकाल सकते हो। उसमें भी और कुछ कंडीशंस हैं कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर शादी हो रही है तो भी आप PF से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आज की डेट में सारे सैलरीड पर्सन का EPFO में अकाउंट होता है, ठीक है, EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। चले, तो ग्रेचुटी क्या है, बेसिकली आप बहुत सालों बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो तो आपको गिफ्ट सेंस में ग्रेचुटी मिल रही है, ये भी सब नहीं देते, ठीक है।
हाँ तो भाई अच्छे प्रोफेशन में थोड़ा, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन अमाउंट है, मेरे को नहीं लगता मेरे को आगे कुछ बताना है। कैश फ्लो इधर ये बता दो, चलो। बात क्या आई, ओए वो खत्म नहीं हुआ अभी, एक सेकेंड, बात क्या आई ध्यान से सुनना। 11th में पढ़े थे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, आप खुद ही बता दो। इंटरनल यूजर, ओनर मैनेजमेंट, एक्सटर्नल रेशियो सोचो, सप्लायर, बैंक, मैनेजमेंट तो इंटरनल चला गया, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सब आ गए, ठीक है। ये बताओ क्या पूछ रहा है, लिमिटेशंस इन अकाउंटिंग, कोई लिमिटेशन बता पाएगा? 11th में पढ़ी थी, तो यही सारी लिमिटेशंस इन्होंने 12th में रिपीट कर दी कि देखें, क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर्ड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एस्टिमेट्स लग रहे हैं बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट्स, इसलिए नॉट एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप वही वाले लिख दो 11th वाले, आता नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, कंपैरेटिव कॉमन साइज की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, रैप अप कर रहा हूं, ठीक है कुछ भी नहीं, 5 मिनट ले रहा हूं आपके। कंपैरेटिव कॉमन साइज की एक बात बता रहा हूं और इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई करना है, शॉर्ट हो जाएगा। भाई 5 मिनट दे दे यार, एक बार 5 मिनट दे दो, नहीं तो मेरे पास कम टाइम है। सामने देखें प्लीज, हाँ जी, 2 टर्म्स निकल के आए। तो एनालिसिस को ना 4 पार्ट में तोड़ा गया, ठीक है। बुक 3 के हमने स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ लिया, अब दूसरा वाला देखो, उसमें भी यही बता रहा है, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियोज एंड कैश फ्लो। एनालिसिस को 4 पार्ट्स में तोड़ा गया, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियोज एंड कैश फ्लो। कंपैरेटिव क्या है, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर की फिगर को करंट ईयर से कंपेयर करना। सर क्यों कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर सैलरी का खर्चा 100 करोड़ था और इस साल सैलरी का खर्चा 150 करोड़ है, कितना खर्चा बढ़ गया? तो यार एकदम से इतना बड़ा जंप मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहूंगा, ऑडिट में मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहूंगा। तो पता लगा एम्प्लॉइज तो लगभग उतने ही है, लेकिन एक एम्प्लॉय निकल के आया था, डायरेक्टर का बेटा, अंबानी का बेटा, कि भाई इसको क्यों दे रहे हो 40 करोड़ की सैलरी, इतने लाखों एम्प्लॉइज हैं, उन पे टोटल खर्चा और 110 करोड़ का सैलरी का, एक बंदा 40 करोड़ की सैलरी, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी ऐसी? क्या आप लोगों का पैसा से सैलरी जा रही है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ धंधे में, अगर सैलरी डायरेक्टर अपने बेटे को देगा तो आपका पैसा गलत यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एनोमलीज ऑडिट बीच में आ जाती है। तो कंपैरेटिव वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। सामने देखें सर कैसे होता है कंपैरिजन, मैंने कहा देखो ये बैलेंस शीट है जिसमें प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की फिगर दी हुई है, सब साथ है, फटाफट बताना। कैपिटल थी कितनी, है कितनी, चेंज कितना आया, 0, परसेंटेज लेवल पे भी 0। इधर देखना आप, रिजर्व सरप्लस था कितना, है कितना, बढ़ गया कम हो गया, 4 लाख से कम हो गया। अब परसेंटेज में चेंज कैसे बताएंगे, 4 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 कितना आता है, 40%। सुनो क्या करना है, प्रीवियस ईयर का डेटा लिखो, करंट ईयर का डेटा लिखो, देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिखो, डिक्रीज हुआ तो माइनस में लिखो। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, ताकि परसेंटेज चेंज पता लग जाए कि परसेंटेज में कितना हुआ। कभी कभी अमाउंट बहुत बड़ा लग सकता है लेकिन परसेंटेज लेवल पे शायद कम हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज आया तो प्लस, डिक्रीज आया तो माइनस, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्या इसी सेंस में हमें सारी फिगर्स के परसेंटेज लिखनी होती है, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। इसको बोला गया बैलेंस शीट का कंपैरेटिव। बैलेंस शीट की प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को करंट ईयर से कंपेयर कराया गया, अमाउंट लेवल पे एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर बोल दिया गया परसेंटेज चेंज। कोई दिक्कत? देखें ये सेम चीज क्या सर पीएनएल में भी होती है? हाँ जी, ये सेम चीज पीएनएल में भी बताई गई कि पीएनएल में भी प्रीवियस ईयर की फिगर लिखो, करंट ईयर के लिखो, देखो कि चेंज कितना है और परसेंटेज देख लो। कंपैरेटिव क्या है, ईयर 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, तो इसको क्या बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। कंपैरेटिव को क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ईयर 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज की ईयर ओवर ईयर अमाउंट में क्या चेंज आ रहा है, परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है। लास्ट कॉमन साइज, 1 मिनट लगेगा बस। सर क्या है कॉमन साइज? मैंने कहा कॉमन साइज के अंदर हम एक ही साल में रहते हैं। भाई 1 मिनट चुप रहेगा तो हो जाएगा काम खत्म, अपना मुंह बंद रख, 1 मिनट बाद बोल लियो, क्लास का टाइम देख, तो पूछ लियो ना, क्लास खत्म होने दे भाई, क्यों रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है।
पता नहीं, बेवकूफी की हद होती है, जब सुनना होगा सुनेंगे नहीं। मैं जब मैं बोल रहा हूं जब से बातें कर रहे हैं दोनों आपस में, आगे से साथ मत बैठ जाना, सामने देखे। सर आप तो बोल रहे थे एक ही साल का होता है, यहां तो 2 लिखे हुए हैं। मैंने कहा आप एक ही साल में रहेंगे। ध्यान से देखें, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का डेटा गिवन है, लेकिन जब मैं कॉमन साइज बना रहा हूं तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर में रहूंगा। देखो कंपैरेटिव में क्या था, बीट बैलेंस शीट और पीएनएल। कंपैरेटिव में क्या था, बीट बैलेंस शीट और पीएनएल। प्रीवियस ईयर की फिगर को करंट ईयर से कंपेयर करो, चेंज लिखो, बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस में। चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 गिव्स यू परसेंटेज चेंज। खत्म हो गया। बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट पक्का होना चाहिए उस सेंस में। यहां पे क्या है सर, सेम ही तो है, वही तो दिखा है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मैंने कहा उसमें तो ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन चल रहा था, यहां पे जब मैं कॉमन साइज बनाऊंगा 2 साल का डेटा तो है, बट मैं सिर्फ 1 साल को एनालाइज करूंगा। सर कैसे करोगे? मैंने कहा 1 साल को एनालाइज करूंगा, टोटल लायबिलिटी को मैं बोल दूंगा 100% लायबिलिटी, टोटल एसेट को मैं बोल दूंगा 100% एसेट। कोई दिक्कत? टोटल लायबिलिटी 100% ऑफ लायबिलिटीज, टोटल एसेट इज 100% ऑफ एसेट्स। तो अगर ये 100% है तो ये कितना? मैं अगर बोलूं करंट एसेट टोटल एसेट का कितना परसेंट है? 30 है। देखें, देखो, हाँ जी, इधर देखना बस इसको। हाँ जी, टोटल लायबिलिटी को मैंने 100% माना, तो ये टोटल का कितना है 10%, ये टोटल का कितना है 30%, ये टोटल का कितना है 60%, ये टोटल का कितना है 70%, ये टोटल का कितना है 100। तो क्या ये प्रीवियस ईयर का कॉमन साइज रेडी हो गया? और करंट ईयर का कॉमन साइज रेडी करना है, करंट ईयर का हो गया। क्या बात समझ पाए? एंड सेम इज डन इन पीएनएल। देख ले फटाफट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पीएनएल कहां गया? हाँ ये रहा कॉमन साइज पीएनएल। देखे कॉमन साइज पीएनएल में क्या करना है, देखो, हाँ जी, मैं एक ही साल में रहूंगा। बताओ ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? क्योंकि मैं वर्टिकली मैं एक ही साल में हूं, मैं एक ही साल में हूं। इसमें क्या करना है, बहुत आसान, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना उसको 100% मानना है। तो ये सारी फिगर्स 720 10 लाख का कितना है 72%, 30 10 का कितना है 3%, 20 10 का कितना है 2%, 30 10 का कितना है 3%, 8 लाख 10 का कितना है 80%, 2 लाख 10 का कितना है। तो ये इसका कॉमन साइज हो गया। मैं इस साल को इस साल से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इसी साल में सेल को 100% मान के सारी फिगर्स को सेल से कंपेयर कर रहा हूं। इन बैलेंस शीट टोटल लायबिलिटी को 100 मान के और टोटल एसेट को 100 मान के कंपेयर कर रहा हूं। विद इन अ ईयर चल रहा है ये कंपैरिजन, ईयर ओवर नहीं चल रहा, विद इन अ ईयर हम चल रहे हैं। इसको 100 मान के बाकी सारी फिगर्स को देख लिया और बैलेंस शीट में टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी को 100 मान के। समझ में आती बात? क्लास इज ओवर। इसका घर जाके अगर आज आपने, सुन लो, घर जाके अगर आज आपने आधा घंटा इन्वेस्ट कर दिया जो मैंने पढ़ा है इस पे, तो आपको बाद में नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपने आज नहीं किया तो बाद में आपको 10 बार उठाना पड़ेगा। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच,